नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय ग्राउंड पर हूं और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में इस समय भ्रमण कर रहा हूं। ग्राउंड पर जा रहा हूं, हालात देख रहा हूं कि बहुजन समाज कितना जागरूक है, वो कैसे संघर्ष कर रहा है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अब क्या ये अप्लाई हो रहा है? क्या इसका क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है? इस समय मैं बिजनौर में हूँ और हमारे साथ हैं प्रखर वक्ता नीलम बौद्ध जी। आइए इनसे इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। 75 वर्षों से दलित पीएम भी नहीं मिला और मान्यवर जी ने कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नीलम जी, वोट तो ये समाज दे रहा है लेकिन अपने लोगों को राज नहीं करा पा रहा है। कब आएगा वो दौर? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो अभी मैंने कल सहारनपुर में कवरेज की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो निकल कर आया वो साफ साफ निकल कर आ रहा है इस समाज में पीड़ा है। क्योंकि जिस तरह से 10 साल से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ में, और जिस तरह से खासकर दलितों पर, मुस्लिमों पर या पिछड़े वर्ग पर जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो आज कहीं ना कहीं वो त्राहिमाम कर रहा है। और वो चाहता है कि फिर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूरे भारत देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए। और उसका कारण ये है क्योंकि उन लोगों ने देखा कि जब बहन जी की सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रही और उत्तर प्रदेश का जो सीन था बिल्कुल बदला। जो बहुजन समाज से आने वाले लोग थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, दलित थे या पिछड़ा वर्ग था या कोई भी था, उन्होंने देखा कि किसी के ऊपर कोई अत्याचार शोषण नहीं हो रहा था, किसी के ऊपर कोई दबदबा नहीं बनाया जाता, किसी के ऊपर जाति के नाम पर अत्याचार शोषण नहीं हो रहा था, किसी के साथ में धर्म के नाम पर अत्याचार शोषण नहीं हो रहा था। और आज ग्राउंड रिपोर्टिंग आप भी करें, आप जाइए हर वोटर से पूछिए कि वो क्या चाहता है। आज ग्राउंड पर ये हालत है कि हर व्यक्ति भाजपा को नकारता नजर आ रहा है, अखिलेश को नकारता नजर आ रहा है, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगी। क्योंकि आप सुबह टीवी खोलिए और शाम को बंद कीजिए, आपको सिर्फ एक ही राग अलापता नजर आता है। क्या मुसलमान भी अब समाजवादी पार्टी से हटना शुरू हो चुका, आप कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल हटना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा अभी अखिलेश जी ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, वितरण में साफ साफ बड़े स्तर पर नाराजगी दिखाई दे रही है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आज आपको बिजनौर में भी देखने को मिला होगा। जिस तरह से आज माननीय आकाश आनंद जी की सभा थी और वहाँ पर जो हमने देखा मुस्लिम समुदाय के लोगों की बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद थी। और उसी के साथ साथ में मैंने भी कवरेज की, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे भाई बंधु थे, बहनें थी, उनसे चर्चा की। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर उसके वोट बैंक को तो लुटाया, लेकिन जब उसके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बात आई है तो उसने उसको दरकिनार किया है। तो आज बहुत बड़े स्तर पर जो मुस्लिम समाज का वोट है वो बट गया है, वो लौट रहा है बीएसपी की तरफ, क्योंकि उसने देखा है जब बहन जी के शासनकाल में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर तरह से नवाजा गया, तो आज कहीं ना कहीं कट रहा है वो सपा से। नीलम बौद्ध जी के बारे में मैंने सुना, किसी ने कहा कि ये भी अब सियासत में आने वाली है। देखिए, सियासत हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि भारत में परम पूज्य बाबा साहब ने लोकतांत्रिक देश में संविधान लिखकर उसमें एक ऐसी व्यवस्था दी है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा का है उसको राजनीति में जाने का पूरा अधिकार है। जब एक वोट देने का अधिकार है तो उसको एक शासक बनने का भी अधिकार है। और रही आपको ने कहा कि राजनीतिक सियासत में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जाना चाहती हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं पुख्ता कर दूँ, 2019 में मैं विधानसभा का चुनाव दिल्ली से लड़ चुकी हूँ और उससे पहले भी मैंने निगम पार्षद का एक चुनाव लड़ा था 2012 में। मैंने ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था अभी जो चल रहा है। जी देखिए, लोकसभा में जिस तरह से हम देख रहे हैं एक रूमर फैल रहा है, क्योंकि आप किसी से भी चर्चा कीजिए, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है, कोई पत्रकार ये कह रहा है कि भाई मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जब पार्टी पदाधिकारियों से हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वो कहते हैं कि भाई हमारी तो जानकारी में नहीं है और लोग अपने आप अपनी दावेदारी भर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ आपके दर्शकों को, सभी को, मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगी, बल्कि मेरा मानना है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे कि हम आम जनता की आवाज़ बन सके, उसकी आवाज़ को उठा सके और जो हकीकत है उससे लोगों को रूबरू करा सके। तो अभी प्राथमिकता में मेरा ये है। और रहा चुनाव, भविष्य में बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की लाइफ में आता है, जब वो मोड़ आएगा तो उस दिशा में भी बढ़ेंगे। मायावती जी की रणनीति इस बार कैसी है? कहा जा रहा है कि 2007 की रणनीति को रिपीट कर रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण को ख्याल रखते हुए टिकटों का चयन हो रहा है।
बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे स्तर पर इस बार बहन जी ने जो टिकटों का वितरण किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नाराज़गी रहती थी कि बहन जी यहाँ से इसको दे रही है, इसको दे रही है, फिर जातिवाद फैला रही है। जबकि इस बार ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। जहाँ मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है, वहाँ बहन जी ने मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को उतारा है। जहाँ जाटा समाज का वोट बैंक है, वहाँ पर जाटा समाज के व्यक्ति को उतारा है। जहाँ जाट समुदाय का वोट बैंक है, वहाँ पर जाट समुदाय को उतारा है। जहाँ पर ब्राह्मण समुदाय का वोट बैंक है, वहाँ पर ब्राह्मण को उतारा। तो बहन जी ने जो जातीय समीकरण है उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखा है, क्योंकि आपने 2007 का जो रिजल्ट देखा था कितना अच्छा परिणाम रहा। हम सत्ता में भी आए और जिस तरह से सत्ता में आए उसके बाद जो काम किए वो काम भी देखे, आज भी लोग मतलब गुणगान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है इस बार बहन जी का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि प्रत्याशी उतने बड़े स्तर पर अभी खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, और उसका खामियाजा ये है कि ये कहें हम कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थोड़े लेट भी इस बार घोषित हो रहे हैं, जो कि अगर हम चुनाव की बात करें तो कम से कम 4-5 महीने पहले प्रत्याशियों को मैदान में उतार देना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने में काफ़ी समय मिल जाता है। वो डोर टू डोर जाकर भी कंपेनिंग कर सकते हैं, लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत करा सकते हैं, पार्टी की विचारधारा क्या आइडियोलॉजी, किस आधार पर काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो कम से कम थोड़ा समय जरूर देना चाहिए उनको, ताकि वो बड़ी बारीकी से जो पार्टी की विचारधारा है, उसके काम है, उसका कार्यकाल रहा है, उसको बता सकें। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ऐसी हैं जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2 सीटें लाइमलाइट में आ गई हैं, एक नगीना सीट है, एक लालगंज सीट है। वैसे मोहनलालगंज भी है, बहुत सारी सीटें और हैं, लेकिन लालगंज और नगीना सीट को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, लालगंज सीट पे अभी मैं पिछले दिनों में लखनऊ थी। जिस दिन मैं वहाँ से उससे अगले दिन ही मतलब अनाउंसमेंट हुआ था, वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया था, और पूर्व प्रधान भी रहे हैं, काफ़ी सामाजिक रहे हैं जो प्रत्याशी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब लोगों से मिलते जुलते हैं। उनका ये एक ज़मीनी आंकड़ा निकल कर आया है। तो इस तरह से हम देखें तो उनकी जीत सुनिश्चित है। और इसी तरह से जो नगीना की आपने बात की है, क्योंकि नगीना हम देख रहे हैं किस लिए सुर्खियों में बनी हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि अगर नाम तो ले लीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल नाम लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। तो मैं नाम इसलिए लूँगी, उससे पहले मैं बता दूं कि टाइमलाइन में क्यों है। क्योंकि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया किसी लोकसभा को जाकर कवर नहीं कर रही है, किसी लोकसभा की नहीं चर्चा कर रही है, यहाँ तक कि किसी भी बसपा प्रत्याशी की चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन जब नगीना लोकसभा की बात आती है, और नगीना लोकसभा में एक व्यक्ति ऐसा जिसको कि साहब मान्यवर काशीराम जी, मैं खुले शब्दों में कह रही हूँ कि समझ जाओ, जब बहुजन समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को मेन स्ट्रीम मीडिया टाइमलाइन में दिखाकर उसको बहुत बड़े स्तर पर उभारने लगे, तो कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला है, नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं चंद्रशेखर जी का नाम यहाँ पर ले रही हूँ। चंद्रशेखर जी उस लोकसभा से लड़ रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से वो तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पूरा दमखम एक सीट पर लगा देना, क्योंकि आपको बता दूं, मैं गोरखपुर के जो आंकड़े, गोरखपुर में हम कवरेज कर रहे थे उस समय जी, 2022 में उत्तर प्रदेश के। तो गोरखपुर में जब बहन जी की रैली हुई थी, लाखों की भीड़ थी, और उसके 1-2 दिन बाद ही चंद्रशेखर की वहाँ पर रोड शो हुआ था। भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी, एक के बाद एक गाड़ियाँ थी। लेकिन जब वोट पड़ा तो वोट कितना, सिर्फ मात्र 6000। तो भीड़ इकट्ठी कर लेना कैसे समझा जाए कि उनके जनसभा में, प्रदर्शन में जन सैलाब आता है, जैसा लोग कहते हैं, कथित रूप से जन सैलाब आता है या लोग इकट्ठा होते हैं, वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? क्या सोचती हैं इसके बारे में आप? देखिए, वोट में कन्वर्ट ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है, चंद्रशेखर ने जो छवि बनाई है। आजकल एक हीरोपंती जो चल गया ना, गले में गमछा डाल लिया, मूंछों पे ताव लगा लिया, बालों में हेयर स्टाइल लगा लिया और आंखों पे चश्मा लगा लिया, और बड़ी ज़ोर ज़ोर से जय भीम बोल दिया, और जय भीम करके ये बोल दिया कि हम बाबा साहब के अनुयायी, हम काशीराम के अनुयायी, और हम आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मतलब इस तरह की भाषा, और इस तरह की भाषा आज किसको पसंद आ रही है? आज का जो युवा है, वो भाग रहा है उधर। लेकिन जो बुद्धिजीवी युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जिन्होंने साहब मान्यवर काशीराम जी को या बाबा साहब को बड़ी गंभीरता से वैचारिक तौर पर पढ़ा है, वो उसके पीछे नहीं है। आप देखिए, अगर मैं वोटर की बात करूँ तो चंद्रशेखर के पीछे बहुत सारी भीड़ वो है जो वोटर नहीं है। जो वोटर नहीं है, मुश्किल से 10 साल, 15 साल और 17-18 साल के इतनी उम्र के बच्चे हैं। जो सिंसियर लोग हैं वो बहुत कम है। आप खुद जाकर एक बार आकलन कीजिएगा, देखिएगा उनकी सभाओं में या कोई भी एट्रोसिटी होती है, वहाँ पर वही आपको 15, 16, 17 साल के युवा दिखाई देते हैं। सिंसियर लोग दिखाई नहीं देते। सिंसियर लोग अगर आपको दिखाई दिए होंगे तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जब पहली बार भीम आर्मी का प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ पर हमने देखा PhD होल्डर भी थे, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक बुद्धिजीवी, सामान्य और काशीराम के साथ में जिन लोगों ने काम किया था, वो लोग भी उस सभा में मौजूद थे। पार्टी बनाने के बाद इनकी पार्टी का उत्थान हुआ या पतन की तरफ है? देखिए, व्यक्तित्व खासतौर से इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी इनको, मैं ये कहूँगी। और जिस तरह से एकदम से
नाम तो हुआ कि भाई पार्टी बना ली, लेकिन जो उसका ग्राफ है वो भी नीचे गया है। और उसका कारण ये है कि सीट ना आना, क्योंकि राजनीति में आपका सफल होना ही आपकी पहचान है। आप कितना ही मतलब हुड़दंग तार लो, कितना ही लोगों के पीछे लेके चलो, कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और कामयाब होने के लिए आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। बहुजन विचारधारा के जितने भी महान पुरुष हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हीं की राजनीति कर रहे हो। आप किसी स्वर्ण व्यवस्था की राजनीति नहीं कर रहे हो कि आपके पास में पैसा है या वो लोग हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी राजनीति कैसे हो रही है, उनकी राजनीति आज हवा हवाई हो रही है। आज हवा हवाई हो रही है क्योंकि मंजिल लग रहे हैं बड़े बड़े। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? मायावती जी की राजनीति इस समय कैसी चल रही है? देखिए, मायावती जी की राजनीति पे कोई चर्चा करना मैं नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर हैं और जिस तरह से 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, उनकी बहुत ही उत्तम काम किए हैं और उनके वही काम आज भी कहीं ना कहीं लोग गिनवाते हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि आप चाहे लखनऊ चले जाओ, नोएडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप विश्वविद्यालय की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, या मैं किसी भी स्ट्रीम में जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने जो कहा वो तो किया ही किया, और जो नहीं कहा उसको बहुत बड़े स्तर पे किया है। अगर वर्तमान में आज हम बहन कुमारी मायावती की राजनीति देखें, क्योंकि गंभीर राजनीति है उनकी, और ये गंभीर राजनीति बहुत कम लोगों को समझ में आती है। चाहे तो वो लोग समझ सकते हैं जो साहब मान्यवर काशीराम के साथ में कैडराइज रहे, या फिर जिन्होंने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है धरातल पर, वो लोग समझते हैं। लेकिन कुछ लोग आज देखिए कमियां निकालने में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई आता उठ के कहता है बहन जी दिशा से भटक गई हैं, मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। बहन जी ने बहुत सारे नारे बदल दिए। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और आज सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। तो इस तरह के नारे जो लोग बता रहे हैं कि भाई ये चेंज आ गया, पार्टी में विचारधारा से भटक गए, लेकिन ये बातें वो सिर्फ नादान लोग ही कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहन जी की रणनीति है जिस तरह से वो बनाई है, बहुत ही गंभीरता से सोच समझकर उन्होंने बनाई होंगी, कोई हवा में तो नहीं बनाई है। क्योंकि काफ़ी हम इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना जैसी तमाम सीटों पर जीत हासिल की, 10 सीटें जीत हासिल की। इस बार आप कैसे देख रही हैं? ग्राउंड पर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या इस बार और ज़्यादा हम उम्मीद करें, या कैसे देती हैं मार्क्स? क्या है इनका अभी रणनीति जो भी है? अभी मैंने बताया ना कि आम जनता में एक पीड़ा है, एक टीस है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये भी एक शिकायत आई है कि हम वोट देते हैं हाथी को और हमारा वोट जाता है कमल को। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम को लेके, जिस तरह से मचा बवाल पूरे देश में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि 10 सीटें हमारे पास वर्तमान में है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है इस पर भी बहुत चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और देश में जो हालात बने हुए हैं, कार्यकर्ता भी आज कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर हताश दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के एक जो जोश उमंग उनमें होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये शायद बुरा लग जाए लोगों को, लेकिन मैं हकीकत बता रही हूँ। ग्राउंड पे जो वोटर है वो चाहता है कि बहन जी की सरकार आए, बहन जी सत्ता में आए, हमारे सांसद बने, हमारे विधायक बने, हमारे पार्षद बने, हम सत्ता में बैठे। लेकिन जो नेता या कार्यकर्ता है वो उनमें मुझे इतनी रुचि नहीं दिख रही है। और उसका उदाहरण हमें बहुत जगह देखने को मिल जाता है कि सिर्फ जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है, संगठन भी ठीक से नहीं बन पाता है, और जब चुनाव आते हैं तो आनन फानन में चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए, हम तो उम्मीद करेंगे कि बहुजन समाज से आने वाले व्यक्ति और जो व्यक्ति मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। अगर वो ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ में वोट करते हैं तो हम अच्छी खासी सीटें ले आएंगे। आकाश आनंद और चंद्रशेखर, इन दोनों धुरियों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, दोनों, एक कहता है मैं बीएसपी को लीड कर रहा हूँ, एक कहता है एएसपी को, मतलब दोनों युवा हैं, तो कैसे युवा चूज़ करे कौन हमारे लिए ठीक है, आइडियल? देखिए, अगर चूज़ करने की बात है, चाहे मैं चंद्रशेखर की बात करूं या आकाश आनंद की बात करूं, हर व्यक्ति के पास में विवेक है, चिंतन मनन करना जानता है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है। आप देखिए कि कौन व्यक्ति बहुजन विचारधारा से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी पे आगे चल रहा है, कौन व्यक्ति सही रूप से उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, कौन व्यक्ति गंभीरता से काम कर रहा है, कौन व्यक्ति वास्तविक तौर से संवैधानिक तौर पे जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है, और कौन व्यक्ति अपने कार्य। ये सही नहीं है कि लोग कहते हैं चंद्रशेखर ज़्यादा ज़मीन पे हैं, आकाश आनंद कभी कभी? देखिए, आकाश आनंद कैडराइज पर्सन है, पहले उनको तैयार किया गया जब फील्ड में उतारा गया है। क्योंकि मैं अगर पहला अपना ही उदाहरण बताऊं, जब दिल्ली में एक बार आकाश आनंद की पहली बार सभा हुई थी उत्तर पश्चिमी लोकसभा में, तो वहाँ पर बहुत कम वो बोले थे, और जो बोले थे वो पढ़कर बोले थे। लेकिन आज जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया, और उनमें एक गंभीरता छलकी, एक पीड़ा छलकी, और आज उन्होंने मुद्दों पर बात करी। और वास्तव में जब मुद्दों पर बात करेंगे, गंभीरता से बात करेंगे, आइडियोलॉजी पर बात करेंगे, तो बहुत बड़े स्तर पर वो आगे बढ़ेंगे और युवाओं को एक सही दिशा निर्देश
दे पाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में जिस तरह से कहा कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती कि बहुजन समाज के युवा सड़कों पर आए, और जब सड़कों पर आए, आंदोलनों में आए, उन पे FIR हो, वो जेल जाए, वो भी परेशान हो और उनके घर वाले भी परेशान। तो इसका उल्टा कर रहे हैं लोग कि ये लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, घर में बैठ गए। देखिए, ये भी तो प्रचार हो रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि चंद्रशेखर की जब भीड़ इकट्ठी होती है किसी भी आंदोलन में, हम हर आंदोलन में आप आंकड़े उठाकर देखिए 10-20 युवा ऐसे होते हैं जिन पर FIR होती है, जेल जाते हैं। कितना बड़ा नुकसान है समाज को। एक तो उनके पास में रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और फिर उसके बाद में ऊपर से FIR और ऊपर से फिर जेल में। तो बताइए ये चीज़ें कहाँ तक उचित है। जब तक हम संवैधानिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम सफल होने वाले नहीं हैं, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी हो या आकाश आनंद जी हो। लेकिन आकाश आनंद जी में अपरिपक्वता बहुत बड़े स्तर पर झलक रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैडराइज लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से चंद्रशेखर जी। एक आखिरी सवाल कि लोग कहते हैं अब बहन जी भी परिवारवाद के रास्ते पर, ये कितना सही है? देखिए, परिवारवाद कहाँ नहीं होता। अगर हम इसको निष्पक्ष तरीके से देखें, परिवारवाद कहाँ नहीं है। क्या भाजपा में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, आम आदमी पार्टी में नहीं है, कहाँ नहीं है। लेकिन हमें दिखता कहाँ है, हम बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठाते हैं। और उसका कारण ये है कि क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है वो मिशन मूवमेंट की पार्टी है, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, इसलिए वो दूसरों से भिन्न होती है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन परिवारवाद जो आज हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहन जी ने जिस नेता पर विश्वास किया उसने उनको धोखा दिया। अब बताइए, बाहर वाले जब धोखा दे गए तो किस पर विश्वास करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, घर का ही कोई व्यक्ति उन्हें जो उनका विश्वास स्थापित कर सके, उनके मिशन मूवमेंट को आगे ले सके, उनके कारवा को आगे बढ़ा सके, तो उसी पर तो विश्वास करेंगे। तो ये कहना मुझे उचित नहीं लगता कि परिवारवाद चल रहा है। और जिन लोगों को परिवारवाद चल रहा है तो मैं तो कहूँगी आप आइए, आगे कमान संभालिए, काम कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नीलम बौद्ध जी हैं। हर मुद्दे पर हमने बेबाकी से बात की और वो सवाल, कड़वे सवाल पूछे जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग पूछते हैं, आरोप लगाते हैं। सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश, भरपूर कोशिश, बेबाक अंदाज में नीलम बौद्ध जी ने दिया है। कैसी लगी ये बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया।